स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग के बारे में कि चुनाव आयोग का प्रावधान किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। इसके अलावा चुनाव आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है या नहीं है, चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करें कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो हमारा भाग आता है 15। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद की बात करें कि अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो अनुच्छेद है 324। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। केंद्रीय चुनाव आयोग के जो प्रावधान है उन प्रावधानों के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलती है। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है, क्या ये संवैधानिक संस्था है या नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है कि ऐसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है या नहीं। अगर कोई संस्थान है उसका उल्लेख अगर संविधान में किया गया है तो वो संवैधानिक संस्था मानी जाएगी। अगर संविधान में उल्लेख उसका नहीं किया गया है तो वो असंवैधानिक संस्था मानी जाएगी। लेकिन हमने तो पहले ही ये अध्ययन कर लिया कि भाग 15 में केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है ये एक संवैधानिक संस्थान है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 व अनुच्छेद 324 में किया गया है। अब हम बातचीत करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, क्या ये बहुसदस्यीय टीम है या एक सदस्य है, या पहले एक सदस्य थी या बहुसदस्य थी, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, क्या प्रावधान किया गया है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर हम बातचीत करेंगे इनकी स्थापना के बारे में तो हमें ये जानकारी मिलती है कि 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय जो संविधान लागू हुआ था उससे ठीक एक दिन पहले इस संस्थान की स्थापना हुई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको पता है कि कुछ ऐसे 16 अनुच्छेद थे जिनका प्रावधान 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था कि इस दिन लागू हुए थे। आपको पता है उस दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 को लागू किया गया था। इसका मतलब ये होता कि ये जो चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है 324, ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था और ये एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। अब हम इनके बारे में एक एक बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के बारे में पहला बिंदु तो यह है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। ये क्या है? संवैधानिक संस्थान है। दूसरी बात, अगर इस संवैधानिक संस्था है तो संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, तो हम बातचीत करते हैं भाग 15 की। भाग 15 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद की बात करें तो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324। अगर हम बातचीत करें इनकी स्थापना के बारे में कि इनकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की बात करें तो मैंने आपको कहा 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के 324 को
26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अनुच्छेद है ये 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ, ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। ये जो कौन सा अनुच्छेद है? चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324। हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की कि ये एक संवैधानिक संस्थान है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। इसके अलावा भाग 15 में इससे संबंधित जानकारी मिलती है। अनुच्छेद की बात करें तो 324, स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इनके बारे में जो सामान्य जो परिचय है, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हमारा प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 324 है, ये इस अनुच्छेद के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो प्रावधान मिलते हैं, उनमें को कौन कौन सी जानकारी मिलती है। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के बारे में। 324 क्या कहता है, इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जो संबंध रखता है, इनके बारे में ये क्या बातें बतलाता है। अगर हम बातचीत करें, कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि इसकी जो स्थापना का वर्ष है, ये स्थापना का वर्ष माना जाता है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपको पता है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। ये जो 25 जनवरी है, इस 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस मनाने के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी को की गई थी, और इस 25 जनवरी को याद रखने के लिए एक दिवस की स्थापना कर दी कि इस दिन हम मतदाता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन 25 जनवरी को आपने याद करने के संदर्भ में आपने ये लिख लिया, लेकिन 1950 को क्या करोगे? तो 1950 के बारे में ये प्रावधान किया गया है, कभी आप ये जो निर्वाचन आयोग के जो टोल फ्री नंबर है, जैसे जियो के जो टोल फ्री नंबर है, एयरटेल के टोल फ्री नंबर है, निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर है, या किसी और भी कोई संस्थान है उसके भी कोई टोल फ्री नंबर है, जैसे एम्बुलेंस के है या पुलिस के हैं या यातायात से संबंधित है, कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर निर्धारित किया जाता है जिस पे आप अगर नंबर पे फ़ोन लगाते हो तो आपका किसी प्रकार से चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये 1950 है, ये निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर है। कौन से आयोग के? तो उस आयोग का नाम है निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर है, निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर है। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो आप अपने मतदाता के बारे में आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। वोटर आईडी से संबंधित जानकारी, वार्ड से संबंधित जानकारी, पंचायत से संबंधित जानकारी, निर्वाचन आयोग से संबंधित आपकी कोई अगर शिकायत है या आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हो। अब हम बातचीत करेंगे, ये 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। 1950 को हम निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर के रूप में जानते हैं 1950 को। इसी क्रम में अब बातचीत करेंगे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 324 के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनेक जानकारियाँ मिलती है, और ये हमारा अनुच्छेद हो गया 324। 324 क्या कहता है? 324 यह कहता है कि भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा। भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा जो क्या करेगा? जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाना इसका प्रमुख कार्य है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ, ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 324 में लिखी गई है। अनुच्छेद 324 ये कहता है कि भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा। चलो ठीक है, लिखा गया है। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 324 हो गया। अनुच्छेद 324 ये कहता है कि भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा। लेकिन इसके कार्य क्या है?
तो अगर कार्य के बारे में पढ़ें या इनके जो प्रमुख जो उद्देश्य है इसकी स्थापना को, वो ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाना इसका प्रमुख कार्य माना जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ गया कि आप इसमें नगर पालिका के या पंचायतों के चुनाव के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। क्या नगर पालिका चुनाव, पंचायत के चुनाव जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है या ऐसा कोई और आयोग है जो इस चुनाव को करवाता है? इस संबंध में प्रश्न अपना यह है कि नगर पालिका व पंचायत के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। वो अलग कार्य करता है, ये अलग कार्य करता है, उनके अलग प्रावधान है और इसके अलग प्रावधान है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में होने वाले समस्त चुनावों का काम केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग तो मात्र राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का चुनाव करवाने का काम करता है। इसके अलावा कोई भी अगर किसी का निर्वाचन करवाना होगा या इससे संबंधित अनेक जो और काम है पंचायतों के, नगर पालिकाओं के या नगर निगम के, तो वो काम करवाना केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, वो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। तो जो 324 की जो भाषा है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो इसमें ये कहता है कि भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा। भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? जो, या इसे लिख लेते हैं जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद, विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव करवाना इसका प्रमुख कार्य है। भारत में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा और ये केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग होगा इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। लेकिन इसके जो प्रमुख कार्य है वो कार्य ये है कि चुनाव करवाना। लेकिन ये किसके चुनाव करवाएगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव करेगा, विधानसभा के चुनाव करेगा, विधान परिषद के चुनाव करवाएगा, लोकसभा के चुनाव करवाएगा और राज्यसभा के चुनाव करवाएगा। ये इसका प्रमुख कार्य भी है। और इससे संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में की गई है? 324 में किया गया है। अब हम बातचीत करेंगे कि भारत में जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा इससे संबंधित जो विधि बनाता है, कानून बनाता है, वो कौन बनाता है। अगर हम बातचीत करेंगे कि हमारे देश में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संबंध में अगर कोई विधि बनाता है, कानून बनाता है, तो वो कानून और विधि का निर्माण कौन करता है, क्यों करता है, कब करता है, क्या ऐसा कानून कभी पहले भी भारतीय संविधान के इतिहास में बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। अगर भारतीय संविधान के इतिहास में इस प्रकार के अगर कानूनों का निर्माण हुआ है तो कौन कौन से कानूनों का निर्माण हुआ है, इससे संबंधित पूरा का पूरा जो प्रावधान है वो पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अगर कोई विधि का निर्माण करता है तो वो विधि का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। संसद विधि और कानून का निर्माण करती है। ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है। अगर बातचीत करें कि इस संबंध में जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951 में बनाया गया है। पहले ऐसे 2 कानूनों का निर्माण हो चुका है जिसका नाम है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951। इससे संबंधी अगर कहते हैं कि 2 प्रावधानों का निर्माण किया गया है, अधिनियम का निर्माण किया गया है, तो इसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमें ये लिखना है
कि चुनाव आयोग से संबंध में, या ऐसे लिख लेते, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संबंध में विधि कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद में निहित है, संसद में निहित है। कोई बात नहीं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संबंध में विधि कानून बनाने की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? वो संसद की है। क्या पहले इस प्रकार के कोई अधिनियम कानून बनाया गया है? तो हम लिख लेते हैं, इस संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1900, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951 का, 1950 व 1951 का केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंध में जो विधि और कानून है उसको बनाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद के पास में है, और संसद ने ऐसा 2 बार किया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951 में निर्माण किया है। अब हम बातचीत करेंगे, अब हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग की संरचना के बारे में, कि चुनाव आयोग की संरचना किस प्रकार होगी, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, क्यों की गई थी, अगर की गई तो इसकी संरचना क्या है, कितने सदस्यों का ये आयोग है, क्या ये 1 सदस्यों का आयोग है, क्या ये बहुसदस्यों का आयोग है। तो इस संबंध में हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है, हमने पढ़ा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इस आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। 25 जनवरी 1950 को जब ये की गई थी स्थापना, उस समय ये जो आयोग था ये 1 सदस्यीय आयोग था। ये जो आयोग है वो 1 सदस्य था। बाद में ऐसा हुआ 1975 में VM तारकुंडे, इसका मतलब है कि विठल महादेव तारकुंडे की अध्यक्षता में एक आयोग, एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की कि ये जो आपका जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए, इसको 1 सदस्यीय टीम आयोग को हटाकर इसको आप बहुसदस्यीय आयोग बनाया जाए। एक अकेला आदमी पूरे भारत के चुनाव करवाने में असमर्थ रहता है, अगर चुनाव करवाता है तो उसको बड़ी परेशानियां हो रही है। आयोग ने सिफारिश की और आयोग की सिफारिश को लागू भी किया गया। वह ऐसे कि आयोग ने 1975 में सिफारिश की कि ये जो आयोग था तो ये VM तारकुंडे, विठल महादेव तारकुंडे की अध्यक्षता में ये समिति बनी। समिति ने सिफारिश की कि अकेला आदमी क्या कर सकता है, आप कम से कम इसको बहुसदस्यीय आयोग बनाएं ताकि ये काम, अपना जो काम है, अपना जो इसको जो मिला है जो काम करने का, वो काम सही ढंग से संचालित हो सके। इसकी सिफारिश को 1989 में लागू किया गया और 1989 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय टीम बनाया गया। बहुसदस्यीय का मतलब ये था 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। इसका मतलब यह हुआ कि 1+2 यानी कुल मिला के केंद्रीय निर्वाचन आयोग में को 3 सदस्य बनाया गया। इसका मतलब है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा उसमें कुल कितने सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य होंगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के माध्यम से 1990 में 1 जनवरी 1990 में ये जो 3 सदस्य जो आयोग था उसको हटाकर वापस 1 सदस्य आयोग बना दिया गया। तो बात तो वही रही कि 1950 से लेकर 1989 तक ये एकमात्र ये जो आयोग है वो 1 सदस्य आयोग था,
1989 से लेकर 1990 तक ये बहुसदस्य 1+2 सदस्यों का आयोग था, ये बहुसदस्यीय आयोग था। इसके बाद में हुआ ऐसे कि 1992 में दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक चुनाव सुधार कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने भी सिफारिश की कि आप पुनः ये जो निर्वाचन आयोग है, इस आयोग को आप 1 सदस्य से बढ़ाकर बहुसदस्यीय किया जाए। एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े देश का निर्वाचन कराने में उसको बड़ी परेशानियां होती है, दिक्कत होती है, वो निर्णय लेने में असमर्थ होता है। तो सरकार ने उनकी सिफारिश को लागू किया। 1993 से वापस केंद्रीय निर्वाचन आयोग को वापस बहुसदस्यीय बनाया गया। और बहुसदस्यीय किस प्रकार, वो सिस्टम जो पहले किया गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जिसकी नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेता है, संख्या के संबंध में जो निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति लेता है। हमारी बात यह है आयोग की संरचना के बारे में, प्रावधान के बारे में चर्चा करना। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे नियुक्ति के बारे में, कार्यकाल के बारे में, वेतन व भत्तों के बारे में, शपथ के बारे में, चुनाव आयोग के कार्य व विशेषाधिकार के बारे में। पहले इनकी संरचना के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बातचीत करें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में, तो कौन सी रचना, ये होगी संरचना। संरचना के बारे में बातचीत करें तो हमें जानकारी मिलती है कि 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। स्थापना के समय ये आयोग 1 सदस्यीय था। इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन विठल महादेव तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने तारकुंडे समिति ने आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये बात है 1975 की। हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, इनकी ये स्थापना के समय ये 1 सदस्य किस प्रकार था। हम बात करें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है। हम पढ़ रहे हैं संरचना के बारे में कि 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और स्थापना के समय ये आयोग 1 सदस्य आयोग था। लेकिन 1975 में
इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 1975 में वी.एम. विठल महादेव तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तारकुंडे समिति ने आयोग को बहुसदस्य बनाने की सिफारिश की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तारकुंडे समिति है, आपको पूछ ले कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाने के लिए सबसे पहले अगर कोई समिति ने सिफारिश की तो उस समिति का नाम है तारकुंडे समिति। इसने ये सिफारिश की और हुआ ऐसे कि 16 अक्टूबर 1989 को इनको केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाया गया। तो हम इनके बारे में आगे और पुनः चर्चा करते हैं कि इस आगे की क्या कहानी घटती है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि 1975 में विठल महादेव तारकुंडे ने सिफारिश की और विठल महादेव तारकुंडे समिति की जो ये सिफारिश है, तारकुंडे समिति की जो सिफारिश है, उस समिति की सिफारिश को मान लिया गया। वह ऐसे बात है 16 अक्टूबर 1989 की। 16 अक्टूबर 1989 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाया गया और बहुसदस्य में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को शामिल किया गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 16 अक्टूबर 1989 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाया गया जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को शामिल किया गया। इसके अलावा हम बातचीत करते हैं कि 1 जनवरी 1990 को कि तारकुंडे समिति की सिफारिश को मान लिया। 16 अक्टूबर 1989 को इस आयोग को क्या कर दिया, बहुसदस्य बनाया गया। और बहुसदस्य बनाया गया तो हुआ ऐसे 1 जनवरी 1989 को उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के माध्यम से पुनः आयोग को एक सदस्य बनाया गया। आयोग को एक सदस्य बनाया गया। हमने कहा कि 16 अक्टूबर 1989 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाया गया जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को शामिल किया गया। 1 जनवरी 1990 को उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के माध्यम से पुनः आयोग को एक सदस्य बनाया गया। ये पूरा का पूरा जो सपना था कि इस आयोग को बहुसदस्य बनाया गया है, उस सपने को वापस पुनः चूर चूर कर दिया और पुनः एक उच्चतम न्यायालय के आदेश के माध्यम से इनको पुनः एक सदस्य आयोग बना दिया गया। लेकिन एक सदस्य पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का चुनाव कैसे संपन्न करवा सकता है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक चुनाव सुधार आयोग का गठन किया गया। दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में जो चुनाव सुधार संबंधी जो समिति बनाई गई, इस समिति ने भी यही सिफारिश की कि अगर आपको चुनाव सही ढंग से करवाने हैं और चुनाव को पारदर्शिता से करवाना है तो आपको इस जो आयोग है, इस आयोग को आपको बहुसदस्य बनाना होगा।
अगर आप इस आयोग को बहुसदस्यीय बनाते हो तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। चुनाव सही और सिस्टमेटिक ढंग से होगा। इस समिति की सिफारिश को मानते हुए इस समिति ने 1992 में ये सिफारिश की और 1993 में इस समिति की, दिनेश गोस्वामी की समिति की सिफारिश पर पुनः इस आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया और वही प्रावधान कर दिया गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इनके बारे में एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। 1992 में चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि चुनाव आयोग को, हम यहाँ केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए। समिति की सिफारिश को मानते हुए समिति की सिफारिश के आधार पर 1993 में आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो बहुसदस्यीय जो बनाया गया था, आज वही बहुसदस्यीय हमारे देश में काम कर रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 324 के बारे में पढ़ रहे हैं। 1992 में चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी, पहले वीएम तारकुंडे के बारे में पढ़ा था कि वीएम तारकुंडे जो समिति है इसकी सिफारिश पर बहुसदस्यीय बनाया गया, लेकिन वापस दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और ये समिति है, इस समिति को चुनाव सुधार पर इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने ये सिफारिश की कि आप चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए। बहुसदस्यीय हो अगर चुनाव आयोग को बनाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, चुनाव सही समय पर संपन्न होंगे। 1993 में सिफारिश को मानते हुए इस आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को शामिल किया गया। अब हम इनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है, क्या इससे संबंध में कोई कॉलेजियम है या कॉलेजियम नहीं है, कॉलेजियम की अनुशंसा मानती है या नहीं मानती है, कौन कौन से इस कॉलेजियम में शामिल होते हैं या कॉलेजियम होता ही नहीं है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं नियुक्ति के बारे में, और नियुक्ति के बारे में हम कर रहे हैं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। इस आयोग में जो सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अगर हम बातचीत करें केंद्रीय निर्वाचन आयोग, मुख्य केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में आयुक्त व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस संबंध में कोई भी कॉलेजियम नहीं है, कोई भी कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इनके बारे में हम लिख लेते हैं, नियुक्ति के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं राष्ट्रपति और यहाँ लिख लेते हैं पूरा विवरण, केंद्रीय निर्वाचन आयोग
केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इससे साफ पता चलता है कि केंद्रीय निर्वाचन के मुख्य आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो करता है उस पदाधिकारी का नाम है राष्ट्रपति। साथियों, हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर ये आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी के सहयोग व आशीर्वाद से कक्षा संचालित हो रही है। अब हम ये बातचीत करते हैं कि इनकी नियुक्ति के संबंध में जो सेवा शर्त है उनको कौन निर्धारित करता है, कौन करता है, तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। नियुक्ति के बारे में चर्चा की कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम बातचीत करेंगे सेवा शर्तों के बारे में कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। अगर हम बातचीत करें सेवा शर्तों के बारे में तो सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर बातचीत करें कि निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई विधि या कानून बनाना है तो वो कानून और विधि का निर्माण है वो संसद करती है, लेकिन इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, इनकी नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं सेवा शर्तों के बारे में। हमारा 2 नंबर बिंदु है सेवा शर्तें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। हमने नियुक्ति के बारे में पढ़ा कि इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, दोनों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर इनकी सेवा शर्तों के बारे में अगर अध्ययन करें तो जो सेवा शर्त है इनका निर्धारण भी कौन करता है, ये भी राष्ट्रपति करता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 ये कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके अलावा भी और भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति के बारे में तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है। अगर हम बातचीत करें कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, इसके अलावा 2 है या 3 है या 4 है या 1 है या 5 है या 7 है, जो भी अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है, इस संबंध में प्रश्न पूछा गया है। एक बार पुनः इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम पुनः बातचीत करते हैं। ये जो अनुच्छेद 324 है ये कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी संख्या तो आपको पता ही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता ही है। इसके अलावा जो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है
कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अन्य जो भी राष्ट्रपति साहब जो तय करते हैं, वो अन्य जो संख्या का निर्धारण करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो अब यहाँ हम एक बिंदु ले लेते हैं, संख्या का निर्धारण। संख्या का निर्धारण, किसकी संख्या का निर्धारण, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अनुच्छेद 324 के अनुसार, अनुच्छेद 324 के अनुसार, अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की संख्या का निर्धारण, संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो भी निर्वाचन, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होंगे, इनमें जो संख्या है, इन संख्या का जो निर्धारण है वो कौन करेंगे, तो वो राष्ट्रपति साहब करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं इनके कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल के बारे में बातचीत करें कि कार्यकाल इनका होता है, वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले, अगर कोई इनकी 6 वर्ष से पहले भी अगर 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो वो सेवानिवृत्त हो सकता है। तो अगर आपको जो पूछे कि कार्यकाल कितना होता है, तो हमें ये बताना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं कार्यकाल के बारे में। हम यहाँ लिख लेते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल में हम लिख लेते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, दोनों में से जो भी पहले हो। अब हम बातचीत करेंगे कि एक व्यक्ति है, एक निर्वाचन आयुक्त है या केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो 6 वर्ष से पूर्व या 65 वर्ष की आयु में समाप्ति से पूर्व अपना त्याग पत्र देना चाहता है, वो अपने त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त होना चाहता है, तो वो त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकते हैं, पद मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। जो भी इनमें से पहले 6 वर्ष पहले हो जाता है तो ये पदमुक्त हो जाता है, या 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो ये पहले सेवानिवृत्त भी हो जाता है। लेकिन ये 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु से पूर्व अपना त्याग पत्र देकर अगर पद से मुक्त होना चाहता है तो वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हुए देता है, किसको सौंपता है, तो उस पदाधिकारी का नाम है राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपकर पद से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया है कि
ये तीनों होते हैं कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त। सेवानिवृत्ति के बाद कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के पास लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब यह, हम कार्यकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो भी हो। त्यागपत्र, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई ही लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ये हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जो ये अध्ययन किया है। आगे की क्लास में हम पुनः केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे।